जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कुछ काम था ना। चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिर से इंटर स्टेट रिलेशंस पार्ट नंबर सेकेंड, जिसमें हम देखेंगे पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड थर्ड वन इज द जोनल काउंसिल्स, है ना। और ये जो तीन टॉपिक के साथ है ना फ्रेंड्स, आपके ये चैप्टर भी खत्म हो जाते हैं। अपने पास लक्ष्मीकांत की ये किताब खोल के रखिए। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आपको पॉलिटी समझनी है ना फ्रेंड्स, तो लक्ष्मीकांत की इस किताब को जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। ये जो तीन टॉपिक्स है, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, एंड जोनल काउंसिल्स, है ना। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। अब जो हमारे संविधान के अंदर है ना फ्रेंड्स, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये जो आज का फर्स्ट टॉपिक है ना, आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। अगले किताब के हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश करिए मेरे साथ, है ना। संविधान के अंदर क्या है ना फ्रेंड्स, द जुरिसडिक्शन ऑफ ईच स्टेट इज कन्फाइंड टू इट्स ओन टेरिटरी, यानी कि आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, हर स्टेट के अपने अपने जुरिसडिक्शन होते हैं ना। जैसे पंजाब के अपने, राजस्थान के अपने, गुजरात के अपने, है ना। अब क्या होता है ना, अपने अपने टेरिटरी की, यानी कि स्टेट्स के अपने अपने टेरिटरी के जुरिसडिक्शन होते हैं ना। कानून बनाना, नियम कानून बनाना, है ना, किसी भी चीज में रिकॉर्ड्स को लेके, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेके। अब उसमें क्या है, हमारे संविधान में उसको लेके क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, hence it is possible that acts and records of one state may not be recognized in another state। आप समझ सकते हो ना, यानी कि किसी कोई स्टेट होगा, जैसे मान के चलिए कोई राजस्थान का स्टेट है ना, राजस्थान में कोई नियम कानून बना रहे हैं ना, अब वो दूसरे स्टेट में लागू नहीं होगा ना। और राजस्थान में जितने भी राजस्थान की टेरिटरी आते हैं ना, उसी के अंदर जो भी नियम कानून, जैसे राजस्थान सरकार ने कोई पब्लिक एक्ट्स लेके आते हैं, वो राजस्थान के ही अंदर होगा। तो अब उसको लेके हमारे संविधान के अंदर क्या है, आप देखिए। अब इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए संविधान के अंदर क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे संविधान के अंदर फुल फेथ एंड क्रेडिट, यानी कि जैसे कोई स्टेट होगा, उस स्टेट के अंदर कोई नियम कानून, लॉ पास हो रहा होगा ना, अब उसको पूरे देश भर में क्या मिलेंगे, फुल फेथ एंड क्रेडिट, यानी कि पूरे इज्जत दे दी जाएगी, है ना। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान के ही एग्जांपल ले लीजिए, राजस्थान सरकार ने कोई नियम कानून पास किया, अब उसको दूसरे स्टेट में क्या होगा, वहां पे फुल फेथ एंड क्रेडिट दे दी जाएगी। ये है हमारे संविधान के अंदर, है ना। अब ये जैसे आप समझ सकते हो ना फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा इमेजिन करेंगे ना कि भाई कोई स्टेट होगा, उस स्टेट में कोई लॉ पास हो रहा होगा, अब बाकी स्टेट में क्या वो इफेक्ट होगा कि नहीं। अब उस इफेक्ट को होना या नहीं होने के लिए हमारे पार्लियामेंट जाके क्या बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं ना। या आप नीचे आप डिस्कस करेंगे। बट जो है ना फ्रेंड्स, किसी भी स्टेट में कोई पब्लिक एक्ट आ रहा होगा, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसको लेके फुल फेथ एंड क्रेडिट थ्रू आउट द कंट्री दे दी जाएगी। ये है हमारे संविधान के अंदर, है ना। ये आप समझ सकते हो। अब क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, full faith and credit is to be given throughout the territory of India to public acts, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि भाई कोई स्टेट के अंदर कोई पब्लिक एक्ट्स होगा, रिकॉर्ड्स होगा, एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगा ना फ्रेंड्स, ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट, यानी कि सेंटर में भी एंड एवरी स्टेट, पूरे देश भर में ना फ्रेंड्स, उस पब्लिक एक्ट्स को, उस रिकॉर्ड्स को एंड उस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फुल फेथ एंड क्रेडिट दे दी जाएगी। ये है आपके फर्स्ट पॉइंट। अब इस पब्लिक एक्ट्स में क्या आता है, इंक्लूड्स बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, होता है ना। जैसे मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। जैसे है ना, पहले कोई नियम कानून लेजिस्लेचर बैठ के बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव से ना। क्या आप समझ सकते हो। तो इसको लेके है ना फ्रेंड्स, पूरे देश भर में क्या होंगे, फुल फेथ एंड क्रेडिट दे दी जाएगी उस नियम कानून को। अभी पब्लिक एक्ट्स में बहुत लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो सरकार बनाते हैं ना फ्रेंड्स, कोई स्टेट होगा, राजस्थान के अंदर आप मान के चलिए, गुजरात है ना, वहां पे कोई नियम कानून बना रहा होगा, वहां के लेजिस्लेचर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे ना। ये आप समझ सकते हो। अब लेजिस्लेचर कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, वो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। और इस पब्लिक एक्ट्स को पूरे देश भर में क्या मिलेंगे, फुल फेथ एंड क्रेडिट, ये आप समझ सकते हो। अब पब्लिक रिकॉर्ड क्या होता है ना फ्रेंड्स, ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, है ना फ्रेंड्स। वहां के पब्लिक सर्वेंट होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आप मान के पूरे देश भर के लिए आईएएस होते हैं, स्टेट्स के अपने होते हैं ना, वहां के जो है ना फ्रेंड्स, पब्लिक सर्वेंट ने जो भी रिकॉर्ड बनाया होगा ना, उसको हम बोलेंगे पब्लिक रिकॉर्ड।
चाहे वो ऑफिशियल बुक हो, रजिस्टर हो, रिकॉर्ड हो ना, ये आप समझ सकते हो। उसने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में ना कि भाई वो जितना उसके पास पावर है उस हिसाब से उसने नियम कोई रिकॉर्ड बनाया होगा ना फ्रेंड्स, उसी को हम बोलेंगे पब्लिक रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड को पूरे देश भर में क्या मिलेंगे, फुल फेथ एंड क्रेडिट, है ना, ये आप समझ सकते हो। यानी कि एक स्टेट में जब नियम कानून बन रहे हैं तो दूसरे स्टेट में उसको क्या मिलेंगे, फुल फेथ एंड क्रेडिट। ये पॉइंट आप याद रखिए पब्लिक एक्ट्स को लेके। अब सेकंड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, द मैनर इन विच एंड द conditions under which such acts, records and proceedings are to be proved and their effect determined would be provided by the laws of parliament। जो मैंने आपको आपके साथ अभी फिर से बोला ना कि भाई अगर कोई किसी स्टेट के अंदर कोई नियम कानून बना रहा है, अब दूसरे स्टेट में उसका एप्लीकेबल होगा कि नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको लेके प्रोसीजर जो है ना फ्रेंड्स, वो हमारे कौन बनाएंगे, लॉ जो है ना वो हमारे पार्लियामेंट बनाते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट में कोई कानून आ रहा है, उसका इफेक्ट अब दूसरे स्टेट में कैसे पड़ेंगे ना, और डिटरमाइन कौन करेंगे, हमारे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स लॉ यानी नियम कानून बनाते हैं उसको लेके प्रोसीजर से ना, आप समझ सकते हो। This means that the general rule mentioned above is subject to power of parliament to lay down the mode of proof as well as effect of such acts, records and proceedings of one state in another state। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रूफ कैसे करना है ना, उसको लेके कुछ प्रोसीजर नियम कानून तो चाहिए, उसके लिए कौन बनाते हैं, लॉ हमारे पार्लियामेंट, आप समझ सकते हो। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, अब सिविल आप बोल सकते हो, एक दो कोड होते हैं फ्रेंड्स, एक हुआ सिविल कोड्स, सेकंड हुआ क्रिमिनल कोड्स, है ना। अब कोई फाइनल जजमेंट करना होगा किसी भी सिविल कोड्स के अंदर, तो एक जैसे कि फॉर मान के चलिए फ्रेंड्स, एक स्टेट में फाइनल जजमेंट चल रहा है एक सिविल कोड्स के अंदर, है ना। अब उस फाइनल कोड को दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल होगा कि नहीं, हाँ ये इसमें होता है फ्रेंड्स। क्या है, मैंने अभी आपको बोला दो कोड्स होते हैं, एक हुआ सिविल कोड, सेकंड हुआ क्रिमिनल कोड्स। अगर कोई सिविल कोड के अंदर कोई फाइनल जजमेंट चल रहा है ना, उसी स्टेट का किसी दूसरे स्टेट में अलग बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये खाली किस बात की आ रहा है, इस बात को लेके ही ये सिविल कोड्स है ना। बट जो क्रिमिनल कोड्स होता है ना फ्रेंड्स, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप अपनी किताब में देखिए, फाइनल जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ सिविल कोड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया, है ना। यानी कोई एक स्टेट होगा, उस स्टेट में कोई फाइनल जजमेंट चल रहा होगा, बट वो किस कोड में होगा, सिविल कोड में। अगर उस दूसरे स्टेट में उसका इफेक्ट होगा कि नहीं, हाँ होता है फ्रेंड्स, बट ये सिविल कोड्स के लिए ना, कोई फाइनल जजमेंट उस स्टेट को दूसरा अपने फाइनल जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, जो पहले वाला स्टेट है ना उसका वो वहां पे चल जाता है ना, ये आप समझ सकते हो। रूल अप्लाइज ओनली टू द सिविल जजमेंट, जो मैंने अभी आपको बोला ये खाली सिविल जजमेंट में होते हैं, एंड नॉट टू द क्रिमिनल जजमेंट। क्रिमिनल जजमेंट्स है ना, क्यों, क्योंकि क्रिमिनल जजमेंट जो है ना फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग, जैसे कि किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उसको अलग अलग चार्जेस होते हैं ना, किसी स्टेट में उसको कुछ फाइन अलग देना पड़ता है, किसी स्टेट का कुछ अलग होता है। तो इसलिए है ना फ्रेंड्स, क्रिमिनल जजमेंट के लिए नहीं, ये खाली किसके लिए होता है, सिविल जजमेंट्स के लिए। जैसे कि एक स्टेट ने कोई सिविल जजमेंट दिया तो दूसरे को वो सिविल जजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो पहले वाले जिसने बनाया ना उसी पे वो चल सकते हैं, आप समझ सकते हो। इन अदर वर्ड यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, इट डज नॉट रिक्वायर द कोर्ट्स ऑफ स्टेट टू एनफोर्स द फाइनल पेनल लॉस ऑफ अनदर स्टेट, है ना। तो दूसरे स्टेट के लिए वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो जो पहले स्टेट ने बनाया ना तो उसी का जो सिविल जजमेंट है ना वहां पे चल जाते हैं। तो ये है आपके फ्रेंड्स पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये आप समझ सकते हो। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद है फ्रेंड्स सेकंड टॉपिक है आपके इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये क्या है देखिए, आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक, है ना, पार्ट नंबर 13 ऑफ द संविधान के अंदर, है ना, हमारे संविधान के पार्ट नंबर 13 और आर्टिकल 301 टू 307 तक डील करते हैं किससे, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे देश में ट्रेड को लेके, कॉमर्स को लेके, इंटरकोर्स को लेके ना। आर्टिकल किस से डील है, आर्टिकल 301 टू 307 पार्ट नंबर 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आप याद रखिए, छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अब आर्टिकल 301 क्या बोल रहा है ना फ्रेंड्स, डिक्लेयर्स दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, यानी कि पूरे देश भर में ना फ्रेंड्स आर्टिकल 301 क्या बोल रहा है कि ट्रेड को लेके, आपके कॉमर्स को लेके, आपको आपके इंटरकोर्स को लेके ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब ट्रेड कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या है, फ्री है ना। यानी कि the object of this provision is to break down the border barriers between the states and to create one unit with a view and
टू इनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन द कंट्री, यानी कि पूरे देश भर में जो है ना फ्रेंड्स, हमारे देश भर में क्या है, इस बॉर्डर बैरियर्स को खत्म करने के लिए, कि भाई यहाँ के बाद राजस्थान का बॉर्डर शुरू होता है, उसके बाद फिर गुजरात का है ना, उसके फिर मध्य प्रदेश का। अब इस टाइप के जो बॉर्डर बैरियर्स को खत्म करने के लिए आर्टिकल 301 जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश भर में क्या है ना फ्रेंड्स, ट्रेड करने की फ्री है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये आप समझ सकते हो। अब हमने बोला फ्रेंड्स, अब ये हुआ एक स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में ना, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उसके बाद हरियाणा है ना फ्रेंड्स, पंजाब है ना, इस तरह से। बट ऑन द अदर साइड स्टेट्स के अंदर भी होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए पंजाब के ही हम डिस्कस बोलेंगे, जैसे कि पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट सामान ले जाए ना, उसको हम बोलते हैं इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, ये आप समझ सकते हो। The freedom under this provision is not confined to interstate, यानी कि ये जो आपके 301 आर्टिकल जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 301, ये खाली इंटरस्टेट से ही डील नहीं करते हैं, बट ये इसके लिए भी है इंटरस्टेट ट्रेड, यानी कि उस स्टेट के विद इन देयर स्टेट है ना, यानी कि कोई स्टेट होगा, उस स्टेट के अंदर भी यहाँ से वहां सामान चले जाते हैं, उससे भी डील होता है, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड है विद इन द स्टेट के अंदर है ना, आप समझ सकते हो। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, टू इंट्रास्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि उस स्टेट के अंदर भी कोई किसी भी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ये आर्टिकल 301 से ले लिया, आप समझ सकते हो। अब आर्टिकल 301 जो है ना फ्रेंड्स, वायलेट वेदर रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड एट फ्रंटियर एंड इन स्टेट और एनी प्रायर और सब्सिक्वेंट स्टेज है ना, यानी कि कोई किसी भी टाइप के रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया, यानी कि उस स्टेट के अंदर भी, जिसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं, और स्टेट्स के बीच में भी है ना, स्टेट और स्टेट के बीच में भी, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, इस तरह से जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इन दोनों को आप याद रखिए, इंट्रा एंड इंटर स्टेट। अब जो हमारा जो है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 301 क्या मैंने अभी बोला, freedom granted by the article 301 is freedom from all restrictions except those which are provided in another provisions, यानी कि आर्टिकल 301 जो है ना फ्रेंड्स, किसी भी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस को मतलब प्रोहिबिट करते हैं ना, जैसे कोई ट्रेड के को लेके कोई बात हो रहा है ना, तो आर्टिकल 301 जो है ना फ्रेंड्स, किसी भी रिस्ट्रिक्शंस को आने नहीं देते हैं। बट कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल नंबर 3022 305 पार्ट नंबर 13 में ना फ्रेंड्स, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर देते हैं। अब वो क्या क्या है, तो हम नीचे डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या बोला था, आर्टिकल 301 में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आर्टिकल 3022 305 और पार्ट नंबर 13 के अंदर है ना फ्रेंड्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को देते हैं। वो क्या क्या है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है ना फ्रेंड्स, पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं, किसको लेके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट्स और विद इन स्टेट इन ए पब्लिक इंटरेस्ट। अगर उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट आ रहा है ना फ्रेंड्स, लोगों को लेके कुछ बात आ रहा है, तो हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं उस ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर एंड इंटरकोर्स के ऊपर है ना, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ये आप समझ सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं ना फ्रेंड्स, हमारा पार्लियामेंट भी कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट or another or discrimination between states except in the case of scarcity of goods in any part of India। यानी कि यहाँ पे ये नहीं है ना कि पार्लियामेंट कोई डिस्क्रिमिनेटरी टाइप के रिस्ट्रिक्शन लगाए, जैसे कि एक पार्टी का रूल होगा सेंटर के अंदर है ना, आप मान के चलिए पार्टी है, अब किसी स्टेट में दूसरे पार्टी का रूल होगा ना, रूलिंग पार्टी होंगे, अब उसके ऊपर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ना, यानी कि ये पार्लियामेंट, इसका मतलब पार्लियामेंट इंपोज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर है ना, बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो नहीं होना चाहिए हमारे संविधान के अंदर। पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस, यानी कि प्रेफरेंस नहीं दे सकते किसी भी स्टेट को लेके, या किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक उस स्टेट के अंदर कोई स्केर्सिटी ऑफ गुड्स ना हो ना, वहां पे कोई चीजों की कमी ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान के चलिए किसी स्टेट के अंदर चीजों की कमी होगा, तो उस स्टेट में वो ज्यादा वो प्रेफरेंस देंगे सामान को भेजने में, तो ये है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे गुड्स की कमी है ना, इसीलिए तो जाने दे रहे हैं। अगर बैलेंस टाइप से चल रहा है ना, तो वहां पे पार्लियामेंट भी किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड को लेके, कॉमर्स को लेके, इंटरकोर्स को लेके हमारे पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट के पास ये भी नहीं है कि किसी स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस दे तो किसी स्टेट को कम, है ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ओनली एक्सेप्ट कब, जब किसी स्टेट के अंदर कोई
चीजों की कमी ना हो। अब वहां पे कहीं चीजों की कमी होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान भेजेंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ ना, क्योंकि उस स्टेट को भी सामान पूरा देना है, तभी जाके वहां पे लोग खाना खाएंगे पिएंगे, ये इतना तो आप समझ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर भी ना रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड को लेके, कॉमर्स को लेके, इंटरकोर्स को लेके, उस स्टेट के अंदर विद इन दैट स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट आ रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर क्या डिस्कस किया था, एक इंटर स्टेट होता है, दूसरा होता है इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट को लेके इम्पोज कौन कर रहा है, हमारे पार्लियामेंट। इंटर स्टेट को लेके स्टेट लेजिस्लेचर, क्यों, क्योंकि वो स्टेट का ही है ना इंटर स्टेट, ये आप समझ सकते हो। उसके लिए बस क्या करना है ना फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर को एक बिल लेके आना है, तो वो बिल गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर फिर वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखना है। तो इस तरह से है ना फ्रेंड्स, किसी भी स्टेट के अंदर उस वो लेजिस्लेचर, स्टेट का लेजिस्लेचर इम्पोज कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट शर्त क्या है, पहले बिल लाना है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, फिर वो बिल अपने गवर्नर के पास जाएंगे, वो गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स उस बिल को और रिकंसिडरेशन के लिए हमारे प्रेसिडेंट के पास रख सकते हैं। तो इस तरह से है ना फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर को थोड़ा ये बिल पास करने में आप समझ सकते हो थोड़ा लेवल हाई है एज कम्पेयर टू हमारे पार्लियामेंट, है ना। इस तरह से जो मैंने ऊपर आपसे फिर से डिस्कस किया था फ्रेंड्स, अदर द स्टेट legislature cannot give preference to one state or another or discriminate between the states, यानी कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कोई सामान लेके आना होगा ना, अब उसमें वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आप समझ सकते हो। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड्स मैन्युफैक्चर इन दैट स्टेट आर सब्जेक्ट, यानी कि कोई बाहर से कोई सामान आ रहा है ना फ्रेंड्स किसी भी स्टेट के अंदर, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बट इसमें भी क्या है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस बाय द स्टेट, यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना, वहां के सामान कोई सामान स्टेट के अंदर आ रहा है हमारे स्टेट के अंदर, तो उसके पर बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, ये हो गया ना डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स। इस चीज के इन चीजों को हमारे संविधान रोकते हैं, आप समझ सकते हो। अब आर्टिकल 301 में हमने क्या बोला था फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इसको लेके सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस, यानी कि इसका क्या मतलब है, लॉस प्रोवाइडिंग फॉर मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ स्टेट और द सेंटर, यानी कि कोई है ना फ्रेंड्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड को लेके, कोई कॉमर्स को लेके हमारे सरकार जो है ना फ्रेंड्स, चाहे वो केंद्र सरकार हो क्या राज्य सरकार है ना, उनके पास क्या होते हैं, आपको नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस है ना, ये यानी कि हमारे केंद्र सरकार अपने सारे कब्जे में ले सकते हैं, इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस, है ना, ये आप समझ सकते हैं। Thus, the parliament or state legislature can make laws for carrying on by the respective government of any trade, business, industry or service, whether to exclusion complete or partial of citizen or otherwise, यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो है ही आर्टिकल नंबर 301 जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किया। अब जब सब्जेक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस आता है ना फ्रेंड्स, तो ये सारे आपके ट्रेड हुआ, बिजनेस हुआ, ये सारे है ना कभी कभी क्या कर सकते हैं, हमारे सेंट्रल या केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने कब्जे में पूरा ले सकते हैं ना, ये आप समझ सकते हो, किसी भी बिजनेस को लेके, सर्विस को लेके, यानी कि ये हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द purposes of above provisions relating to the freedom of trade, commerce and intercourse and restrictions on it, यानी कि पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स किसी भी अथॉरिटी को है ना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हैं इस फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स को लेके, है ना। पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स ऑल्सो कंफर ऑन दैट अथॉरिटी द नेसेसरी पावर्स ऑन ड्यूटीज, यानी कि उनको पावर्स भी दे सकते हैं हमारे पार्लियामेंट, जब वो कोई फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स को लेके कोई अथॉरिटी जो अपॉइंट होता है ना, उनको पावर्स भी दे सकते हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप समझ सकते हो। तो ये है ना फ्रेंड्स आपके वो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होते हैं, किस तरह से पावर होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो मैंने अभी आपको बोला, पार्लियामेंट इंपोज कर सकते हैं बट किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। स्टेट लेजिस्लेचर भी अपने स्टेट के अंदर रिस्ट्रिक्शन जो है ना फ्रेंड्स वो इंपोज कर सकते हैं। फिर लेजिस्लेचर जो है ना फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर कोई बाहर से कोई सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, बट डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स नहीं होगा ना। तो उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ लॉज में ना फ्रेंड्स क्या होते हैं, कोई ट्रेड बिजनेस को लेके केंद्र सरकार अपने अंदर ले सकते हैं ना, तो इसके मोनोपोली जो है ना फ्रेंड्स, मोनोपोली हुआ सब कुछ अपने अंदर, एक सिंगल पावर होता है ना फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो इस तरह से हो सकता है।
पर उसके लिए पार्लियामेंट को अगर अथॉरिटी अपॉइंट करना होगा ना, वो कर सकते हैं, उनके ऊपर पावर्स दे सकते हैं, ड्यूटीज दे सकते हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये हुआ आपके इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो लास्ट टॉपिक जो है ना फ्रेंड्स वो है जोनल काउंसिल्स। ये क्या है देखिए, अब जो हमारा जोनल काउंसिल जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब स्टेचुटरी बॉडी क्या होते हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कोई नियम कानून बना के इसको बनाते हैं ना फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं स्टेचुटरी बॉडी। दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया था हमारे जोनल काउंसिल्स को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर, है ना, ये आप समझ सकते हो। एक्ट डिवाइड द कंट्री इनटू, यानी कि इस एक्ट ने क्या किया, पूरे देश को 5 जोन्स में डिवाइड किया। उसको हम नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न बोलते हैं ना। अब इसमें क्या हुआ ना फ्रेंड्स, पूरे देश को क्या किया, पूरे देश में ना फ्रेंड्स, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हुआ, तो हमारे पूरे देश को जो है ना फ्रेंड्स 5 जोन में डिवाइड किया। ये आपकी किताब में ये नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, है ना। एंड इनको क्या दिया, प्रोवाइडेड ए जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन, यानी कि इन सारे जोन्स को एक एक जोनल काउंसिल दिया। ये आप समझ सकते हो। अब जब ये जोन्स बनाए ना फ्रेंड्स, सिमिलर फैक्टर्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, बहुत सारे है ना फ्रेंड्स फैक्टर्स को लेके ये हमारे जोनल काउंसिल्स को बनाया, जैसे कि द नेचुरल डिविजन ऑफ द कंट्री, यानी कि सदर्न के अपने नेचुरल डिविजन होते हैं, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के अपने नेचुरल डिविजन होते हैं, नॉर्दर्न के अपने, है ना, हिमालय के अपने ये कुछ नेचुरल डिविजन होते हैं, या आप समझ सकते हो। वेस्टर्न के अपने नेचुरल डिविजन है, जैसे कि राजस्थान से आप जाएंगे वहां पे, है ना फ्रेंड्स, रेगिस्तान टाइप के, ये आप समझ सकते हो। रिवर सिस्टम को भी लेके इस काउंसिल्स को बनाया कि भाई, है ना, ये आप समझ सकते हो। सदर्न के कुछ अपने रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये जो मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया ना फ्रेंड्स, वहां पे आप जाके देखिए कैसे रिवर सिस्टम को मैंने डिवाइड करके वहां पे अच्छे से डिस्कस किया था ना। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, है ना, कम्युनिकेशन को भी लेके कुछ ये भी फैक्टर्स थे। कल्चरल लिंग्विस्टिक एफिनिटी, यानी कि अलग अलग प्रकार के कल्चर है, लिंग्विस्टिक, है ना फ्रेंड्स, ये आप पूरे देश भर में आप समझ सकते हो। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की भाई नॉर्थ ईस्ट में आपने किस लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, सदर्न में किस लेवल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसको भी देखिए जोनल काउंसिल्स को बनाए ना। सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सिक्योरिटी को लेके, है ना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है ना स्ट्रेटेजिक हमारा एरिया है ना फ्रेंड्स, जैसे कि बॉर्डर्स लगते हैं, अगर नॉर्थ में जाएंगे तो स्ट्रेटेजिक एरिया है ना, ये आप समझ सकते हो। सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो इस तरह से ना फ्रेंड्स हमने क्या बनाया, पूरे देश भर को 5 जोन में डिवाइड किया, अपने अपने इसके जोनल काउंसिल्स हमने बनाए ना। ये आप समझ सकते हो कुछ फैक्टर्स हमने क्यों बनाए इस जोनल काउंसिल्स को, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब जोनल काउंसिल में ना फ्रेंड्स मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ये जरूरी है ना। इसमें जो है ना फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के जो है ना फ्रेंड्स सेंट्रल होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक। सेकंड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द जोन, है ना, अलग अलग जोन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ना, उन सारों के चीफ मिनिस्टर्स इसमें मेंबर्स होते हैं। टू अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, यानी कि इसके बाद चीफ मिनिस्टर के बाद 2 और मिनिस्टर्स हो सकते हैं इसमें ना, होते हैं हमारे जोनल काउंसिल्स में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन, यानी कि किसी, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न जोन होगा, वहां पे लद्दाख है ना, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आप समझ सकते हो, एलजी जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। इस तरह से ना फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के इन सारे मेंबर्स। फर्स्ट कौन होते हैं, होम मिनिस्टर। सेकंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द जोन। थर्ड, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 2 और मिनिस्टर्स। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी ऑफ इन द जोन, है ना, ये आप समझ सकते हो। इसके साथ जो है ना फ्रेंड्स फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएट विद जोनल काउंसिल एज एडवाइजर, इसके साथ एडवाइजर के लिए और कुछ लोग भी है ना फ्रेंड्स इसके साथ जोनल काउंसिल के अंदर होते हैं। अब इनको है ना राइट टू वोट नहीं होते हैं, यानी कि ये वोट नहीं रख सकते हैं ये मेंबर्स। अब ये क्या है, कौन है, ए पर्सन नॉमिनेट बाय द प्लानिंग कमीशन। हमारा प्लानिंग कमीशन आज के टाइम पे तो नीति आयोग है ना, इसके जो है ना फ्रेंड एक पर्सन नॉमिनेट करते हैं, वो इसमें होते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, यानी कि एक हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना, हर स्टेट के जो यहाँ जो जोन मैंने ऊपर डिस्कस किया वहाँ के चीफ सेक्रेटरी उसमें होते हैं। जब इनको, मगर जो है ये जो है ना फ्रेंड्स इन लोगों को वोट देने के राइट नहीं होते हैं, आप समझ सकते हो। डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, यानी कि जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है ना फ्रेंड्स इन जोन के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, बट राइट टू वोट इनके पास नहीं होते हैं, आप समझ सकते हो।
अब जो हमारा होम मिनिस्टर जो है ना फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमारा होम मिनिस्टर जो है ना फ्रेंड्स, चेयरमैन होते हैं किसके, जोनल काउंसिल के, आप समझ सकते हो। अब इसके बाद ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज वाइस चेयरमैन, यानी कि अब इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर जो है ना फ्रेंड्स हर स्टेट के, अब उसमें क्या होगा, रोटेशन बेसिस पे, आज इसका इस स्टेट का वाइस चेयरमैन होगा, फॉर एग्जांपल आप गुजरात के, नेक्स्ट ईयर होगा राजस्थान के, फिर होगा पंजाब के, इस तरह से रोटेशन होते रहते हैं 1 ईयर के बाद, है ना फ्रेंड्स, वाइस चेयरमैन के लिए। अब जनरल काउंसिल के एम क्या है, कोऑपरेट प्रोमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स के अंदर कोऑपरेशन बढ़ाना, यूनियन टेरिटरीज के अंदर एंड द सेंटर के अंदर, एंड साथ साथ है ना हमारे केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से, यूनियन टेरिटरी से कोऑर्डिनेट बनाना, कोऑपरेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ना, ये जरूरी है फ्रेंड्स। ये इसका एम है हमारे जोनल काउंसिल्स के। डिस्कस करना, मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग मैटर्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को लेके डिस्कस करना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, है ना, इनको लेके डिस्कस करना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट को लेके, यहाँ से वहां सामान लेते हैं ना फ्रेंड्स, इन सारों को लेके यहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो इसमें है ना फ्रेंड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ और द फंक्शंस ऑफ जोनल काउंसिल्स इन डिटेल्स आर, क्या है ऑब्जेक्टिव्स, इमोशनल इंटीग्रेशन करना पूरे देश को, है ना, कि भाई देश के इंटीग्रेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इस चीज को बढ़ाना, इस जिसको हम इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब जो है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है, द ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म एंड पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड जो होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि बोलते हैं ना कि मैं इस रीजन से हूँ, मेरा जबान इस टाइप का जबान है, अब इस चीज को है ना फ्रेंड्स खत्म करने के लिए, क्यों, क्योंकि नेशनल यूनिटी के लिए ये है ना रीजनलिज्म वाली चीजों को हमें खत्म करना है, इन इन चीजों को लेके हम है ना फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है टू हेल्प रिमूविंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन, जो है ना फ्रेंड्स, कोई सेपरेटिस्ट का जो है ना फ्रेंड्स ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो उसको खत्म करना, so that the process of reorganization, integration and economic advancement may be synchronized, यानी कि देश भर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये जो आपकी सेपरेशन जो है ना फ्रेंड्स, इन चीजों को खत्म करना बहुत जरूरी है ना। एम जो है ना फ्रेंड्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई देश के इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही जोनल काउंसिल जरूरी है, ये आप समझ सकते हैं ना। इसके बाद क्या है, टू इनेबल द सेंटर एंड स्टेट्स टू कोऑपरेट विद each other in social and economic matters and exchange ideas and experiences in order to evolve uniform policies, यानी कि पूरे देश में ना आइडियाज होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, जैसे कि कोई स्टेट होगा उसने कुछ अच्छा आइडिया लाया होगा, दूसरे स्टेट भी अपने स्टेट में अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ना फ्रेंड्स देश के इंटीग्रेशन के लिए बहुत काम आते हैं ना, आप समझ सकते हो। उससे क्या होता है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनती है पूरे देश भर के लिए। कोऑपरेट विद ईच अदर इन सक्सेसफुल एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके ना, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके उससे आइडिया लेना एक दूसरे से, है ना, आप समझ सकते हो। टू सिक्योर सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, है ना, पूरे देश भर में इक्विलिब्रियम लाना पॉलिटिकली, है ना, ये आप समझ सकते हो, सबकी सोच को एक ही लेवल पे लाना डेवलपमेंट को लेके ना, क्योंकि देश की विकास बहुत ही जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। तो ये है ना फ्रेंड्स कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है आपके जोनल काउंसिल के, या आप खुद पढ़ सकते हैं ना। अब इसके बाद और एक काउंसिल बनता है ना फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इन एडिशन टू अबव काउंसिल्स के जो हमने डिस्कस किया, ए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, ये आप याद रखिए, ये जरूरी है ना। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, है ना, ये कुछ स्टेट आते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर। अब इसका जो फंक्शन जो है ना फ्रेंड्स सेम है जो आपके हमने जोनल काउंसिल पढ़ा है ना, इस तरह से फंक्शन करते हैं, सेम है इसका, है ना। यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेट रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस, है ना, क्यों, क्योंकि हमें ना फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट जो है ना हमारे कुछ स्टेट जो हमने डिस्कस किए हैं, स्ट्रेटेजिक एरिया है ना, ये आप समझ सकते हो। It has to review from time to time and measures taken by the member states for maintenance of security and public order in the region, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए बना था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। तो इस तरह से होते हैं फ्रेंड्स आपके इंटरस्टेट रिलेशंस टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जोनल काउंसिल एट ए ग्लांस है ना फ्रेंड्स, आपके टेबल दे रखा है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, है ना। तो ये आते हैं आपके नॉर्दर्न काउंसिल के अंदर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से आते हैं आपके? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये आते हैं आपके कलकत्ता में हेडक्वार्टर। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव। हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। साउथर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। हेडक्वार्टर है चेन्नई में ना, ये आप समझ सकते हो। तो आप इसके लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ना फ्रेंड्स, वो अलग सा बनाया है ना, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है ये रीजन है ना, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद आर्टिकल्स रिलेटेड टू इंटरस्टेट रिलेशंस एंड एग्रीमेंट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, उसके आर्टिकल से कुछ टेबल में आप खुद पढ़ सकते हो, एग्जाम के छोटे छोटे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।